सभी किसान भाइयों को नमस्कार। डॉक्टर नीता खांडेकर जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार गडगीमत जी, और सभी किसान भाइयों को नीता खांडेकर का भी नमस्कार। मैडम जी, आज हम आम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जी बागवानी के क्षेत्र में आम एक मुख्य फसल है। जी आम को हम किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा भी बोलते हैं। अब जो है ये बरसात का मौसम है। जी तुड़ाई के बाद आम का जो बगीचा होता है जी उसका प्रबंधन बहुत मुख्य है। जैसे कि हमारे सभी किसान भाइयों जो पारंपरिक खेती में जी तुड़ाई के बाद उतना वो पौधों पर ध्यान नहीं देते हैं। जी जी इससे क्या होता है कि उसका जो उत्पादन है उसमें कमी आता है। जी इस दिशा में तुड़ाई के बाद आम के बगीचों का प्रबंधन प्रमुख पात्र लेता है, भूमिका लेता है। जी इस दिशा में हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों पर, यानी किस किस बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? गडगीमत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे किसान भाई सोचते हैं कि आम का बागीचा है, आम का बाग है, हमने तुड़ाई कर ली, अब इसके बाद हमें कोई देख रेख की ज़रूरत नहीं है। ये आमतौर पे धारणा है। हाँ। लेकिन अगर आपको अधिक उत्पादन चाहिए है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आम का बाग आपको उसी तरह से फल देता रहे जैसे कि वो शुरू में देता था, तो इसके लिए आपको कई तरह के प्रबंधन करना आवश्यक है, जिसमें से सबसे पहला तो आता है छत्र प्रबंधन, हाँ हाँ। फिर खाद और पोषण का प्रबंधन, फिर इसके अलावा हम कुछ अंतर सस्य क्रियाएं जो इंटरक्रॉपिंग। हाँ जी, वो भी कर सकते हैं। बीच में जो उसके जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में जो है आपको गुड़ाई, हाँ। निराई, ये सब भी करने की जरूरत होती है। हाँ हाँ। जल का प्रबंध, हम्म, रोग और कीट का प्रबंध भी तभी से शुरू हो जाता है जब से कि हम हम्म। अपनी तुड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि बौर आने के बाद में ये सब शुरू करना है। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे तुड़ाई के बाद ट्रेनिंग और प्रूनिंग बोलते हैं। जी छटाई करना, जी आम के पौधों को छटाई करना है, जी ये क्या होता है? असल में ऐसा होता है गडगीमत जी कि हमारे आम के बगीचे जो हैं उसमें आपने देखा होंगे बहुत घने होते हैं। हाँ। हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर तो ये बड़े बूढ़े बागीचे हैं हम्म। तो इसमें हम जो है प्रूनिंग कहलाते हैं या छटाई जो है वो करना आवश्यक होता है। और यदि आप नया बाग लगा रहे हैं तो जो आपने एक ट्रेनिंग शब्द का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब है कि हम पेड़ को सही दिशा में उगने दें। तो उसके आसपास हम स्टेक लगा देते हैं, उसको सहारा दे देते हैं, ताकि जो पेड़ है वो सीधे सीधे उगे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये आजकल हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी उसको एक आकार देना है। आकार देना है आकार उसको, देना है, सीधे हाँ। सीधे सीधे ऊपर की ओर उगे, तिरछा ना हो। इससे हम लोग एक और इसमें बात ध्यान रखनी चाहिए किसान भाइयों को कि ज़मीन से करीब 75 से 100 सेंटीमीटर के हिस्से में जो है कोई भी टहनी ना हो। यहाँ एक भी टहनी नहीं होनी चाहिए। यदि नीचे से भी मान लीजिए, कई बार क्या होता है कल्ले निकलने लग जाते हैं नीचे के ज़मीन के बिल्कुल जड़ की तरफ से, उसको भी निकाल देना चाहिए। इस जो मुख्य एक तना है उसको उगते देना रहना चाहिए। और फिर जो आगे की जो टहनियाँ हैं वो करीब 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक एक टहनी होनी चाहिए। अगर बीच में कोई और टहनी आती है उसको भी उसको तोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टहनियाँ हैं ये एक दूसरे से ना टकराएं। और कभी जैसे होता है कभी बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आने लग जाती हैं, टकराते नहीं है लेकिन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उन टहनियों को हटा देना चाहिए। अभी आप जो बोल रहे थे जी प्रूनिंग यानी छटाई, जी ये छटाई क्या होता है? छटाई में आप हम अनचाही जो जो हमारी वनस्पतिक वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए करते हैं। जो बहुत सारे शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसको काटते हैं, ये छटाई होती है। इसमें कोई ऐसी तकनीक है जी, जिस तरह से छटाई किए जाए? इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि दो शाखाएं आपस में टकरानी नहीं चाहिए, पास पास नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो ऊपर बिल्कुल ऊपर छत्र जो होती है, जो बिल्कुल ऊपर की छोर होता है, उसमें हमें काट के ये देखना चाहिए कि जो सूरज की किरणें हैं वो पर्याप्त मात्रा में ज़मीन पे पड़ रही हों।
ताकि जो नीचे के पत्ते हैं उनको भी कुछ सूरज की किरणें मिल पाए। इससे क्या होएगा कि आपके जो पौध है उसमें अधिक मात्रा में बौर लगेंगे, फल लगेंगे, इसमें फल गिरने का भी कम संभावना होती है और जो कीट और रोग हैं वो भी कम होते हैं। हाँ, इसमें एक और बात भी है कि जो फल का रंग होता है और जो मिठास होती है वो भी जो है बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। जी मैडम जी, हमारे किसान भाइयों में ऐसा एक गलत धारणा है जी कि जो वृद्ध पेड़ होते हैं जी उनको ज़्यादा पानी देना नहीं चाहिए। जी जो हम ज़्यादा पानी दिए तो वो वेस्ट हो जाता है, जी नुकसान हो जाता है पानी का। जी ऐसा एक गलत धारणा है, ये क्या सही है? असल में क्या है गडगी बच्ची, हमारे किसान भाई ये समझते हैं कि आम के पेड़ है, बड़ा पेड़ है, जैसे हमारे आम जंगल में हम लोग कोई सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती, इसी प्रकार आम के पेड़ को भी कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं है कि उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जा रहा है ज़मीन से। ये बिल्कुल गलत धारणा है। हाँ, अगर आप इसकी ठीक तरह से इसको सिंचित करेंगे, जैसे हम बाकी खेती में अपने हम सिंचाई करते हैं, इसकी भी जो सिंचाई करने पे जो पोषण है और जो सिंचाई है तो उसमें जो है जो एक तो बौर अच्छे से आएगा और जो एक पेड़ की आदत होती है कि एक साल फल देता है एक साल नहीं देता है, वो उसमें भी आप देखेंगे ये इसमें भी कमी आएगी। हर साल ही आपको अच्छा फल मिलने की संभावना होगी और कि जो फलों की गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। मैडम जी, जी जो हम पानी देते हैं जी आम के पेड़ों को, जी जैसे मान लीजिए कि 1 बरस का एक पेड़ है, जी 5 बरस का एक पेड़ है, जी 10 बरस का एक पेड़ है, जी जी इन सब आयु के पेड़ों को जी एक ही मात्रा में पानी का आवश्यकता होती है? नहीं गर्गिमत जी, जैसे कि हर ही चीज़ के लिए ये बिल्कुल संभावित है कि जैसे बच्चा भी कम खाना खाता है, बड़े लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, इसी प्रकार से छोटे पेड़ को कम चाहिए, बड़े पेड़ को ज़्यादा चाहिए। सिंचाई जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बहुत अनिवार्य है और जो मिट्टी किस प्रकार की है, उस जगह की जलवायु किस प्रकार की है और पेड़ की उम्र जैसे आपने बोला, पेड़ की उम्र कितनी है उस पर निर्भर करता है कि पानी किस मात्रा में दिया जाए। जो छोटे पेड़ होते हैं या नए नवीन पेड़ होते हैं उसको नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है क्योंकि इनकी सही स्थापना करनी आवश्यक है। तो इसके लिए क्या होता है कि 1-2 वर्ष तक जो है हम इसमें लगभग 2 से 3 दिन के अंतराल पे पानी देते हैं। जब ये 3-4 वर्ष के पेड़ हो जाते हैं तो हम 4-5 दिनों के अंतराल में पानी देते हैं। और ये ध्यान रखें कि बरसात के दिनों में पानी देना बिल्कुल आवश्यक नहीं है क्योंकि पानी बरसता है और सर्दियों में भी इसको हम कम कर सकते हैं, कम मात्रा में। हाँ, हमें कम मात्रा में पानी देना होता है क्योंकि उतना हमारा वाष्पीकरण नहीं होता है, इवेपोरेशन जो बोलते हैं, सूरज की किरणें इतनी तेज़ नहीं होती हैं। और ये तो उत्तर भारत में और भी सही होता है क्योंकि वहाँ तो बहुत ठंड हो जाती है। जो बड़े पेड़ हैं उसे करीब 10 से 15 दिन के अंतराल पे ही पानी देना चाहिए। जी, और फल लगने से फल पकने तक की सिंचाई जो है वो लाभकारी होती है। जैसे आपने जब फल लग गया और उसमें जब पकने तक जो है लगातार इसको पानी देना चाहिए। इससे जो फल का आकार है उसमें भी वृद्धि होती है और जो फल गिर जाते हैं हमारे वो भी कम हो जाते हैं कि हाँ, फल गिरना कम हो जाता है। कई लोग बड़े किसान भाई कहते हैं हमारे फल गिर रहे हैं, छोटी छोटी जो लगे हैं उसमें कैरी लगती है वो गिरने लग जाती है। एक और बात है कि जब बौर लगने से 2-3 माह पूर्व जो है सिंचाई करना उचित नहीं रहता है क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप इस समय सिंचाई करेंगे बौर लगने से पहले तो जो पत्तियां हैं, जो वनस्पति है जो सारी उसकी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो उसमें फिर बौर कम आएगा। तो आपको जो बौर आने के 2-3 माह पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए। जी मैडम जी, और एक गलत धारणा है कि हमारे किसान भाइयों में जी 10 बरस का आयु का जो पेड़ होता है जी 15 बरस का आयु का एक पेड़ होता है, ऐसे ना जो वृद्धि हुआ जो पेड़ होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं जी, उनको उतना खाद का आवश्यकता नहीं होता है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो बोलते हैं हम जी, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये क्या सही है? अगर ये बात गलत है जी तो किस प्रमाण में हम फर्टिलाइजर दे सकते हैं? आपने तो ये पहले ही किसान भाइयों को इशारा कर दिया
कि जो हमारे खाद है वो देना अति आवश्यक है इन पेड़ों को पे। जैसे हम बाकी सारे अपनी खेती में खाद का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार से इसमें भी अनिवार्य है कि हम खाद डालें। खाद की आवश्यकता प्रति पेड़ हर साल के हिसाब से हम इसको अनुमान लगा सकते हैं। हाँ। जो उम्र है, आपने कहा कि किस छोटे को कितनी देनी, बड़े को कितनी देनी, तो प्रति वर्ष के हिसाब से कि पौधा कितने वर्ष का है उसके हिसाब से करीब हमें 114 ग्राम जो है वो, या 115 ग्राम ले लीजिए, वो म्यूरेट ऑफ पोटैश, 112 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया जो है 170 ग्राम, ये इतने लेना चाहिए हमें हर वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष का है तो इसका दुगना कर लीजिए, 3 वर्ष का है तो 3 गुना कर दीजिए, 4 वर्ष का पेड़ है तो 4 गुना कर दीजिए। ये इस अनुपात में आपको लेना चाहिए। और ये जो है आपको करीब 10 साल की उम्र तक आपको इस हिसाब से लेना चाहिए। उसके बाद जैसे 10 साल के बाद जो है आपको करीब एक पेड़ के लिए 1.5 kg यूरिया, 1 kg करीब लगभग, थोड़ा 1 kg से ज़रा सा ज़्यादा आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट, इतने ही मात्रा में आप जो है म्यूरेट ऑफ पोटैश लेके इसको पेड़ पे डाल सकते हैं। जी। ये जो आपको खाद की मात्रा मैंने बताई है ये 2 बार में डाली जा सकती है। तो पहली बार में तो हम जो है आधा मात्रा लेते हैं यूरिया का, और पोटैश और जो फॉस्फेट है उसकी पूरी जो मात्रा है वो ले लेते हैं। और इसको जो है जैसे ही तोड़ाई करी तो करीब जून जुलाई का सोच लीजिए माह होगा, उसमें इसको आप जो आपके आसपास आपने घेरा बना रखा है पेड़ के, आम के पेड़ के तने के पास घेरा बना रखा है, उसमें डाल देना चाहिए। और जो बाकी यूरिया बचा है उसे अक्टूबर माह में उस पर डाल देना चाहिए। ये करीब हमें तने से 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। जो हम ये खाद डाल रहे हैं उसको तने के एकदम पास ना डालें। और डालने के बाद करीब 15 सेंटीमीटर तक इसको खोद के उसमें मिला दें, मिट्टी में मिला दें। और यदि बारिश होती है तो ठीक है, और बारिश नहीं होती तो इसकी सिंचाई करना भी खाद देने के बाद आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि हमारे किसान भाइयों को ये समझना चाहिए जी कि जो रूट जोन होता है जी, जड़ों के पास उसी स्थल पर ये जो फर्टिलाइजर है इसको देना चाहिए। इसके अलावा एक और बात है, जो गोबर की खाद होती है FYM बोलते हैं इसको, अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद भी करीब 25 टन प्रति हेक्टेयर के दर से इसको भी डालना चाहिए। मैडम जी, आम की तुड़ाई के बाद जो आता है बारिश का मौसम आता है जी, अभी आप जो बोल रहे थे बारिश के मौसम में खाद देनी पड़ती है पौधों को। इससे क्या होता है कि जितने भी खरपतवार होते हैं जी वो उग जाते हैं जी। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है जी। इसका क्या उपाय है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि पेड़ के बीचों बीच हम जुताई कर दें, हल चला के इसकी, या ट्रैक्टर से, अगर आपकी जगह इतनी है या आपके पास छोटा यंत्र है, आजकल छोटे ट्रैक्टर भी आ गए हैं, तो पूरी इस जो पेड़ों के बीच की जगह है उसमें जुताई कर दें, इसकी निराई कर दें। और ख़ास तौर से जो घेरा है, जो बेसिन भी बोलते हैं हम पेड़ के पास में, उसमें से तो अच्छी तरह से पूरा खरपतवार को हटा देना चाहिए, उसकी अच्छी तरह से सफाई कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसा है कि हम लोग कुछ ज़मीन में को ढकने वाले जो है कवर क्रॉप बोलते हैं जिसे, इसको हम लगा सकते हैं, जिसमें कि आप फसल भी ले सकते हैं और हरी खाद की तरह भी कुछ उगा सकते हैं इसमें। जब कोई भी फसल नहीं लगाई जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि साल में करीब 3 बार घेरे की गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। इससे जो है खरपतवार जो है इन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। पहली जो जुताई है मॉनसून से पूर्व करनी चाहिए, ताकि जितना भी जो पानी है वो वहाँ अच्छे से इकट्ठा होके पूरा ज़मीन में रिस जाए, वो बेकार में इधर उधर बह ना जाए, या उसका जमा होके वाष्पीकरण से पूरा वापस ना चले जाए, बल्कि ज़मीन के अंदर जाए। तो इसके लिए आपको पहली जुताई करनी चाहिए। जो दूसरी जुताई है वो बरसात के अंत में करनी चाहिए, क्योंकि जो खरपतवार हैं जो भी उगे हैं वहाँ पर, तो उसको अगर हम अच्छी तरह से जुताई कर देंगे तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे, और जो है मिट्टी के भी अच्छे से उसमें जो कैपिलरी बोलते हैं वो खुल जाती हैं, उसमें
जो सॉइल की जो कैपिलरीज हैं वो हम्म, टूट जाती हैं। हम्म, जो तीसरी जुताई है वो नवंबर के माह में करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है इससे अगर आप नवंबर के माह में ये जुताई करेंगे तो मिलीबाग नामक जो एक कीड़ा होता है उस पर भी नियंत्रण पाया जा नियंत्रण। सकता है। मैडम अभी जो आप बोल रहे थे कवर क्रॉप के बोल रहे थे, जी, उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी दिए तो अच्छा है। कवर क्रॉप ऐसा होता है कि अगर आपने ज़मीन को पूरा ढकने के लिए कोई हम्म, फसल लगा दी हम्म, जिसको जो वैसे लाभकारी नहीं है, हाँ, उसको हम कवर क्रॉप कह सकते हैं। तो इसको हम सिर्फ लगाते हैं कि हमें वहाँ पर कोई और खरपतवार ना उगे, और जब हम इसको ज़मीन में मिलाते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है। तो जैसे सन हेम्प है, या हमने आपको बताया था म्यूकिना, म्यूकुना है, म्यूकिना, हाँ, 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 केले के खेत में भी उसको लगाया जाता है। हाँ, तो ये सब लगा के आप इसको लगा के 2-3 माह के बाद में इसको जोत देते हैं खेत को। इससे मिट्टी भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है हाँ, और हाँ। आपके खरपतवार भी नहीं उगते हैं। अच्छा है मैडम। आम के क्षेत्र में जी, ये पारंपरिक जो एक पौधे से दूसरे पौधे में जो अंतर होता है, बीज जी, का अंतर होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और नए तकनीकी जो है वैसे देखे तो उसका भी अंतर काफ़ी होता है। जी, जी, दो पौधों के बीच में काफ़ी जगह होता है। जी। इस जगह पे कोई फसल हम ले सकते हैं? बिल्कुल ली जा सकती है। किसान भाई चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी इसमें फसल ले सकते हैं। हाँ, हाँ। शुरू के महीने में जब, बल्कि अगर नया आपने बाग लगाया है हम्म, तो 8-10 वर्ष तक तो जो बीच की खाली जगह है उसमें आराम से, क्योंकि कोई छाया नहीं है उस पेड़ की। हम्म, जब बड़े हो जाते हैं तो छाया की समस्या होती है, लेकिन जब ये पेड़ छोटे होते हैं तब तो आप आराम से इसके बीच में फसल ले सकते हैं। आप जब आप फसल का चयन करते हैं तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, हम्म, हम्म, और दूसरी बात है कि आपकी आर्थिक स्थिति, किसान भाई की आर्थिक स्थिति कैसी है। हम्म, तो ये ध्यान रखें कि जैसे मक्का है, बाजरा है, गन्ना है, इस तरह की फसल ना लगाएं, क्योंकि ये बड़ी हो जाती हैं। हम्म, तो पौधे तो आपके जो पेड़ जो हैं आम के, वो छोटे रह जाएंगे और उसको ठीक से उगने नहीं देंगे। तो इस तरह की फसल ना लगाएं। इसके अलावा जो भी सब्जी लगाना चाहें, फूल लगाना चाहें, कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं। फिर एक और विकल्प है, हमने आपको कवर क्रॉप के रूप में भी बताया कि भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम उसमें म्यूकोना लगाते हैं। इसके अलावा भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम फलदारी फसलें भी शामिल कर सकते हैं। फल फसल जैसे पपीता, अमरूद हम्म, और अनानास जो है, इसको भी उगाया जा सकता है। एलोवेरा एक और अच्छा विकल्प है जो आजकल नया चला हुआ है। हाँ, और हाँ। एलोवेरा आपको पता है आजकल इसका कितनी मांग है। मेडिसिनल क्रॉप, मेडिसिन औषधि के औषधीय युक्त। रूप से इसको हम्म, इस्तेमाल करा जाता है। इसे क्रीम के लिए भी, पीने के लिए भी, हम्म, और इसको दवा के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है। तो इसको भी इन पेड़ों के बीच में, आम के पेड़ों के बीच में बड़े आराम से उगाया जा सकता है। किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो भी ये फसलें हैं इसके लिए पानी है या खाद है, इसकी आपूर्ति आपको अलग से करनी पड़ेगी। इसके ये नहीं होगा जो हमने आपको आम के बाग के लिए बताया उतनी मात्रा में इसमें नहीं चलेगा। इसको इस ज़्यादा देना पड़ेगा, हाँ, जैसे आपको जो फसल ले रहे हैं उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी देना उतना पड़ेगा देना उसका। पड़ेगा। मैडम जी आपको पता है कि ये बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं, जी, जी। ये क्या होता है बोर्डो मिक्सचर? और ये बोर्डो मिक्सचर क्या हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में इसको तैयार कर सकते हैं? गर्गी मच्छी जो बोडो मिक्सचर जो होता है ये रोगों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हाँ। तो इसमें चूने का बोरडॉग मिश्रण और कॉपर सल्फेट को हम्म, मिला के इसको बनाया जा सकता है। और ये किसान भाई लोग अब बड़े आराम से अपने स्तर पे ही इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1 केजी चूना और 1 केजी कॉपर सल्फेट को करीब 100 लीटर पानी में घोलना पड़ेगा। इस घोल का लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किसान भाइयों को कि इसका जो पीएच है या हम्म, उसको ठीक होना जो चाहिए। आम्लीय मात्रा होती है। आम्ल मात्रा होती है वो ठीक होनी चाहिए। हम्म, इस मिश्रण को अपने आप तैयार कर सकते हैं, और इसमें जो फंगस नाशी दवाएं हैं उससे उसका खर्च बच सकता है। हम्म, जो बहुत महंगी महंगी दवाएं आती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो ये मिश्रण बिल्कुल ठीक तरीके से तैयार होना चाहिए, जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में ही होना चाहिए। दूसरा, इसका पीएच का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आम के तुड़ाई के बाद और आम में फूल लगने से पहले जो अवधि होता है, जी,
वो प्रमाण जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस समय जी सुरंग बनाने वाला कीड़ा, उसको हम स्टेम बोरर बोलते हैं, जी ये आम के पौधों को जी ज़्यादा हानि पहुंचाता है। जी। इसका क्या हल है? जैसा आपने कहा गडगीमत जी, ये बहुत ही एक खास और प्रमुख समस्या है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि किसान भाई कई बार पता भी नहीं लगा पाते कि हो क्या रहा है, उनको दिखता नहीं है वो सुरंग जो है, वो छेद जो है, कई बार वो ध्यान नहीं देते हैं और वो सोचते हैं कि ये मेरा पेड़ क्यों मर रहा है। तो ये ज़्यादातर, एक बात बता दूं कि जो पुराने हैं या जिन बागों में हम ध्यान नहीं देते हैं, देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं, उस तरह के बाग बगीचों में ये समस्या ज़्यादा आती है। और ये एक काफ़ी अहम संकट बन गया है। इसका प्रबंध और नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जितने आपके बाग हैं ये मर जाते हैं। और कई बार हमने देखा है कि किसान भाई हमारे पास आके कहते हैं कि मेरा पेड़ मर रहा है, मुझे कोई मालूम नहीं कि क्यों मर रहा है। क्यों मर रहा है? तो हम लोग ने, हमारे जो वैज्ञानिक है, जाके जब देखते हैं वहाँ पर, तो वो दिखा देते हैं कि ये देखिए छेद बनाया है और ये अंदर ही अंदर से तने को पूरा खोखला कर देता खोखला है। कर देता है। हमारे संस्थान ने इसका एक उपाय पाया है, और इसका जो उपाय है उसको हम सीलर और हीलर के नाम से वो प्रचलित है। सीलर मतलब उसको हम बंद कर देते हैं जो छेद है, और हीलर क्योंकि उसमें दवा है जो नुकसान हुआ है उससे भी हम उसको, पेड़ को का निवारण पाते हैं। तो इस तरह से इसका नाम सीलर और हीलर नाम है। तो इससे अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो पूरा जो नियंत्रण हो जाएगा इस कीड़े का। इसके इस्तेमाल से पूरे इस स्टेम बोरर के प्रभाव से नियंत्रण पाया जा सकता है। और एक और बात है इसमें कि इसके इस्तेमाल में, अगर हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो उस साल दोबारा इसका पर्याकरण जो होता कहते हैं, दोबारा से ये कीड़ा पेड़ पे नहीं आएगा अगर एक बार इसको इस्तेमाल कर लिया। तो इसका मतलब है वो जो सीलर और हीलर जब हम लगाएंगे तो वो जो कीड़ा होते हैं वो पेड़ में ही मर जाता है। जी, इस फॉर्मुलेशन की एक खास बात है कि ये जो छेद दिखाई दे रहे हैं और किसान भाइयों को नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, सभी को ये पूरी तरह से ये बंद कर देता है। हाँ। और इससे ये लाभ होता है कि पेड़ फिर से एक तरह उसको पुनर्जीवन मिल जाता है, क्योंकि जो मरता पेड़ जो है उसको पुनर्जीवन मिल जाता है। और अगर हल्की बारिश भी हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर अगर बहुत तेज बारिश हो जाए तो आपको इसको दोबारा से लगाना पड़ता है। जी मैडम जी, आम के उत्पादकता और गुणवत्ता में जी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे यानी पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, जी इनका बहुत भूमिका होती है। जी इस दिशा में कौन कौन से पोषक तत्व को किस मात्रा में हम दे सकते हैं? ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इसमें जिंक की जो कमी है वो सबसे ज़्यादा मुख्य है। और इसको हम 3 छिड़काव के द्वारा, अगर हम 3 ग्राम जो है जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में डालकर इसको इस्तेमाल करें तो फरवरी, मार्च और मई के महीने में इसके छिड़काव करने चाहिए। 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 1 लीटर पानी में फरवरी और अप्रैल के महीने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 3 ग्राम फेरस सल्फेट, ये भी मैग्नीशियम और आयरन की जो कमी होती है इसको सही करने में मदद करता है। फिर बोरॉक्स 5 ग्राम प्रति लीटर, और ये जो है हम एक महीने के बाद में, जब इसमें बौर आ जाती है तो हर महीने के एक महीने के बाद इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। और 5 ग्राम मैग्नीज सल्फेट, इसमें भी जो फूल आने के बाद में, बौर आने के बाद में, ये दोनों चीज़ें जो है बोरॉन और मैग्नीशियम की जो कमी है उसको सुधार लेता है। मैडम जी, जो अब आप बोल रहे थे जी, इसका कोई ऐसा तकनीकी है जी, क्या, कोई ऐसा फॉर्मुलेशन है जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जी, इनका एक ही एक मिश्रण हो? गडगीमत जी, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि जब मैं इससे पहले बता रही थी तो मुझे लग रहा था ये किसान भाई कितना इसको समझ पाएंगे, इसको कितना ध्यान में रख पाएंगे। तो हमारे संस्थान ने एक फॉर्मुलेशन बनाया है, एक मिश्रण बनाया है। जैसे हमने केले के बारे में भी बताया था, हम उसको बनाना स्पेशल बोलते हैं।
और इसमें जो है हम इसको मैंगो स्पेशल बोलते हैं मैंगो स्पेशल बोलते जी, हैं। क्योंकि इसमें वो तत्व हैं जो आम के बागीचों के लिए आवश्यक है, आम के पेड़ों के लिए आवश्यक है, ताकि इसमें अच्छे से बौर आए, इसमें अच्छे से फल लगें, फल ना गिरें, और फल जब लगते हैं तो एक समान उनकी वृद्धि हो, उनमें रंग भी बहुत अच्छे से आए, और ताकि इसकी उत्पादकता भी बढ़े। जी अभी जो आपने बताया मैंगो स्पेशल के बारे में, जी ये मैंगो स्पेशल कब इस्तेमाल करना चाहिए? गडगिमत जी, ये किसान भाइयों को गलत धारणा होती है कि आम में जब बौर आ गया और हाँ। फल लगने शुरू हो गया तभी उसकी देखभाल करनी चाहिए, पूरी ही क्रियाएं वो सोचते हैं तब करनी चाहिए। ये पोषक तत्व भी जो हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इन्हें भी हमें जैसे ही तुड़ाई हो जाती है उसके बाद से देना शुरू कर देना चाहिए। तो इसको हम अगस्त के महीने से और अक्टूबर तक हमें 3 से 4 इसके छिड़काव कर देने चाहिए। और इस छिड़काव के लिए हमें 5 ग्राम जो है, ये हमारा मैंगो स्पेशल जो है फॉर्मुलेशन मिश्रण है, उसे प्रति लीटर पानी में घोल कर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और वही है कि हर 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको एक शैम्पू का पैकेट, एक नींबू उसमें डालना चाहिए, ताकि एक तो वो शैम्पू से वो उसमें चिपकने की गुणवत्ता रहे इस घोल में, और दूसरी बात है कि जब जो पीएच है वो नींबू से नियंत्रित हो जाता है। इसके अलावा जब बौर आती है उस समय पे भी छिड़काव करा जा सकता है। धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद। सभी किसान भाई ये समझे जी कि सूक्ष्म पोषक तत्व जी आम के उत्पादकता और गुणवत्ता में ज़्यादा भूमिका निभाती हैं, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जी धन्यवाद अनीता खंडेकर जी। धन्यवाद। हम सभी किसान भाइयों को नमस्कार। 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 किसान भाइयों, आज का प्रश्न ऐसा है। पहला प्रश्न, सुरंग करने वाले कीड़ों का निवारण किस तकनीकी से किया जाता है? सुरंग करने वाले कीड़ों का निवारण किस तकनीकी से किया जाता है? जी। और दूसरा प्रश्न है हमारे किसान भाइयों के लिए, आयचर द्वारा विकसित सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण का क्या नाम है? आयचर द्वारा विकसित सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण का क्या नाम है? ये सभी किसान भाइयों ने इसे लिख लिया होगा। अब हम इनसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।